नमस्कार, मैं मयंक गौड़ आपका स्वागत करता हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के व्याख्यान श्रृंखला में। दोस्तों, पहले के व्याख्यान में हम निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के बारे में विस्तृत रूप से जान पाए हैं। आज हम निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के चलन संबंधी निःशक्तता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के डॉक्टर अखिलेश कुमार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। हमारा जो टॉपिक है वो है निःशक्त जन अधिकार कानून से संबंधित चलन अक्षमताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना। तो आप हमें संक्षिप्त में बताएंगे कि निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियाँ आती हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालें आप। जी बिल्कुल। गामक अक्षमताओं या चलन संबंधी अक्षमताओं पर जाने से पहले हमें ये उपयुक्त प्रतीत होता है कि एक बार संक्षेप में चर्चा कर ली जाए कि निःशक्तता की कौन कौन सी श्रेणियाँ निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में शामिल की गई हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जब हम चर्चा कर रहे थे निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 की, उसमें हमने चर्चा की थी कि निःशक्तता की 6 बड़ी श्रेणियाँ बनाई गई हैं और उन 6 श्रेणियों में टोटल 21 प्रकार की कुल 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अगर निःशक्तता की बड़ी श्रेणियों में देखें आप, तो एक श्रेणी है शारीरिक अक्षमता की, दूसरी श्रेणी है बौद्धिक अक्षमता की, तीसरी श्रेणी है मानसिक रुग्णता की, चौथी श्रेणी उन अक्षमताओं की है जिनका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो या कोई रक्त विकार हो, पाँचवीं श्रेणी बहुविकलांगता की है और छठी श्रेणी कोई उस अक्षमता की है जिसको कि संसद द्वारा समय समय पर नोटिफाई किया गया हो। अब आए एक बार संक्षेप में हम ये भी देख लेते हैं कि इन बड़ी श्रेणियों में कौन कौन से प्रकार की निःशक्तताएं समाहित की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि निःशक्तता के विभिन्न प्रकारों की अगर चर्चा करें हम, शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में सबसे पहली उपश्रेणी जो रखी गई है वो चलन संबंधी अक्षमता की है, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक प्रभावित व्यक्ति रखे गए हैं। इसके अलावा दूसरी उपश्रेणी दृष्टिबाधिता की रखी गई है, जिसके अंतर्गत अंधता एवं अल्पदृष्टि को रखा गया है, और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत श्रवण बाधिता रखी गई है, जिसमें बधिरता और श्रवण कठिनाई रखे गए हैं। और शारीरिक अक्षमता की चौथी श्रेणी में भाषा एवं वाणी विकार को रखा गया है। अगर दूसरी श्रेणी बड़ी श्रेणी आप देखें तो बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी है, जिसमें कि बौद्धिक अक्षमता को रखा गया है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता को रखा गया है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को रखा गया है। ये 3 डिसऑर्डर रखे गए हैं बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में। तीसरी जो बड़ी श्रेणी है वो मानसिक रुग्णता की है। चौथी जो बड़ी श्रेणी है अक्षमता जिसका कारण पहला गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो, उसमें सबको नहीं बल्कि 2 को रखा गया है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरा पार्किंसन डिजीज। और इसी चौथी बड़ी श्रेणी में जो दूसरी उपश्रेणी है उसमें 3 रक्त विकार रखे गए हैं। वो रक्त विकार हैं हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। इसके अलावा जो 5वीं श्रेणी रखी गई है वो बहुविकलांगता की रखी गई है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की। और छठी जो बड़ी श्रेणी रखी गई है कोई अन्य अक्षमता या विकलांगता जो कि बाद में संसद के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। मान लीजिए कि उसको 2016 में नहीं आइडेंटिफाई किया गया हो, लेकिन बाद के समय में अगर ऐसा पहचान में आता है कि कोई ऐसी निःशक्तता को नोटिफाई करने की ज़रूरत है तो संसद उसको नोटिफाई कर सकती है, उसको रखा गया है। सर हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमताओं के बारे में। निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अंतर्गत जो शारीरिक अक्षमताएं हैं उसमें चलन संबंधी अक्षमताओं के बारे में आप कुछ प्रकाश डालें हमारे। हाँ मयंक जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहली जो अक्षमता की श्रेणी रखी गई है वो शारीरिक अक्षमता की है, जिसमें कि पहली उपश्रेणी जो रखी गई है वो गामक अक्षमता या चलन संबंधी अक्षमता की रखी गई है। सामान्य अर्थों में अगर देखें आप तो चलन संबंधी अक्षमता का मतलब होता है वह अक्षमता जो हमारे गामक अंगों को प्रभावित करती है। कोई भी वह अक्षमता जो हमारे गामक अंगों को प्रभावित करती है वो चलन संबंधी अक्षमता में आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वस्तुतः जो हमारे देश का कानून है वो तय करता है कि कौन सी अक्षमता की श्रेणी में आएगी, कौन सी नहीं। ऐसे में क्या होता है कि अक्षमता की जो श्रेणियाँ हैं वो कंट्री टू कंट्री चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि वो वहाँ का कानून तय करता है, वहाँ का कानून परिभाषित करता है कि किस कंडीशन को, किस स्थिति को हम इस श्रेणी विशेष में रखें और किसको नहीं रखें। तो ऐसे में शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत जो पहली उपश्रेणी हमारे यहाँ रखी गई है वो गामक अक्षमता या चलन संबंधी अक्षमता है, जिसको कि परिभाषित करते हुए RPWD एक्ट 2016 कहता है
कि चलन संबंधी अक्षमता एक व्यक्ति की स्वयं, आप ध्यान दें परिभाषा पे एक बार, कि एक व्यक्ति की स्वयं अथवा वस्तुओं के परिचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करने संबंधी अक्षमता है, जो अस्थिपेशीय अथवा स्नायु तंत्र अथवा दोनों के विकार के कारण होता है, और जिसमें कुछ और समाहित हैं, उस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बार हम इस परिभाषा पे ध्यान दे लें कि जो चलन संबंधी अक्षमता को हमारा कानून परिभाषित करता है, उसमें 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही गई हैं। सबसे पहली कि चलन संबंधी अक्षमता कैसी होनी चाहिए। हो सकता है कि एक व्यक्ति में स्वयं के परिचालन की अक्षमता हो, वो चलन अक्षमता में आएगा, या वस्तुओं के परिचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करने से संबंधित अक्षमता हो, जो कैसा होना चाहिए, अस्थिपेशीय, मस्कुलोस्केलेटल, उसको मांसपेशी और हड्डियों के विकार के कारण विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की अक्षमता अगर है, या दोनों विकार के कारण, अस्थिपेशीय और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण। एक बार फिर से ध्यान दें इस पे कि चलन संबंधी अक्षमता जो है, इसमें व्यक्ति का अपना परिचालन भी प्रभावित होता है और व्यक्ति का वस्तुओं का या किसी अन्य कार्यों को संपन्न करने की परिचालन क्षमता प्रभावित होती है, पहली। दूसरी कि ये जो चलन संबंधी अक्षमता है, इसका कारण मस्कुलोस्केलेटल या फिर हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, या हो सकता है कि दोनों के विकार के कारण हो। अलग अलग निश्चितताएं जो शारीरिक अक्षमता में चलन संबंधी अक्षमता की उपश्रेणी में शामिल की गई हैं, उनमें सबसे पहला तो है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति का सामान्य अर्थों में तात्पर्य इतना है कि कुष्ठ रोग मुक्त, किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो चुका, उसके हाथ पांव आपने देखा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे चित्र में भी देख पा रहे हैं। कुष्ठ रोग जो है हमारे डिफरेंट जो लिम्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उनकी एक्सट्रीमिटीज को प्रभावित करता है। एक्सट्रीमिटीज का तात्पर्य हमारे हाथों के अग्रभाग, पैरों के अग्रभाग, अर्थात उंगलियों के ये अग्रभाग हो गए, पैरों के अग्रभाग हो गए, उनको प्रभावित करता है। तो ऐसे में धीरे धीरे उसके हाथों के अग्रभाग, उंगलियां गल जाती हैं, पैर गल जाते हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ता जाता है और बहुत गंभीर रूप से उसको प्रभावित करता है व्यक्ति के परिचालन को। तो ऐसे में अगर हम अपने निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 की बात करें, तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है। ठीक तो हो चुका, लेकिन उसके हाथ और पाँव की संवेदना या आंखों की संवेदना समाप्त हो चुकी हो, जो विकृति आ चुकी हो, विकृति आ चुकी हो। ये हो सकता है कि कोई दृश्य विकृति ना हो, ये भी हो सकता है कोई दृश्य विकृति ना हो, हाथों पाँव की संवेदना सिर्फ समाप्त हो गई, आंखों की संवेदना समाप्त हो गई, दृश्य विकृति ना हो, या दृश्य विकृति हो परंतु हाथ और पाँव में पर्याप्त चलन शक्ति इतनी शेष हो ताकि वह कोई आजीविका संबंधी काम कर सके, या कुष्ठ रोग के कारण व्यक्ति में बहुत गंभीर विकृतियां हो चुकी हों, आयु भी ज़्यादा हो चुकी हो, जो उसकी आजीविका संबंधी कार्य को बहुत गंभीरता से प्रभावित कर रहा हो। ऐसे केस में उसको कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं, और वो हमारे यहाँ एक अक्षमता की श्रेणी है जो कि गामक अक्षमता में रखी गई है। चूँकि कुष्ठ रोग मेनली विजिबली, दृश्य रूप से वो हाथ और पाँवों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी रखी गई है वो सेरेब्रल पाल्सी की या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की रखी गई है। सेरेब्रल पाल्सी को परिभाषित करते हुए हमारा कानून कहता है कि सेरेब्रल पाल्सी का तात्पर्य उन अप्रगतिशील स्नायु विकारों के समूह से है जो शरीर के परिचालन एवं पेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, और जिसका कारण मस्तिष्क के किसी भाग का क्षतिग्रस्त होना है, और जो सामान्यतः जन्म के पूर्व, जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है। एक बार इस परिभाषा को देखें। परिभाषा बहुत ही व्यापक है ये सेरेब्रल पाल्सी की। सबसे पहला क्या है कि सेरेब्रल पाल्सी कैसा कंडीशन है, अप्रगतिशील, नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जो समय के साथ बढ़ता नहीं है। एक बार जो स्थिति आ गई वो आ गई, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बीमारी की गंभीरता अपने आप बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। वो एक स्थिर कंडीशन है, जो आ गई वो आ गई। दूसरा कि ये स्नायु विकार है। सेरेब्रल पाल्सी का जो मेजर रीजन है वो मस्तिष्क के किसी कारण से क्षतिग्रस्त होने के कारण जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग, परिचालन से संबंधित जो अंग है, हाथ पाँव, ये जो संकेत हमारे ब्रेन को भेजते हैं परिचालन के लिए, वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कट जाने की वजह से प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी होती है। तो आदमी दिखता तो सामान्य है, लेकिन ब्रेन से कनेक्शन न होने की वजह से, जिस अंग से भी उसका कनेक्शन नहीं है, जैसे पैर से तो उसके पैर नहीं काम करेंगे, जैसे हाथ तो उसके हाथ नहीं काम करेंगे,
कई बार इसके कई अलग अलग टाइप्स भी हैं। एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, विकारों का समूह है। तो सर इसके क्या क्या लक्षण हैं, किस आधार पे हम तय कर सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न आपने किया है। हालांकि इस पे एक पूरी की पूरी व्याख्यान की आवश्यकता है, लेकिन आज संक्षेप में हम इस पे चर्चा करते हैं कि जैसे सेरेब्रल पाल्सी में मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक अंग प्रभावित हुआ है, हाथ एक प्रभावित हो गया हो, एक लिम्ब, तो उसको मोनोप्लेजिया में रखेंगे। अगर दो प्रभावित हुए हों, जैसे एक हाथ एक पाँव, या दोनों हाथ या दोनों पाँव, तो उसको बाइप्लेजिया में रखेंगे। अगर मान लीजिए कि एक तरफ के लेफ्ट या राइट हेमिस्फेरिक लाइन के इर्द गिर्द अगर किसी एक तरफ का, मान लीजिए बाएं तरफ का हाथ और पैर दोनों काम करना बंद हो चुका हो, तो उसको हेमिप्लेजिया कहेंगे। इस प्रकार कई सारे इसके क्लासिफिकेशन हैं, जिस पे कि हम अगली कक्षा में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो दूसरा निसक्तता का प्रकार है, जिसको कि हमारे कानून ने चलन संबंधी अक्षमता के अंतर्गत रखा है। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी रखी है, उन्होंने बोनापन की रखी है। बोनापन का तात्पर्य, अगर हम अपने PWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016 की बात करें, तो बोनापन का तात्पर्य कोई चिकित्सकीय अथवा उस आनुवंशिक स्थिति से है जिसमें एक वयस्क की जो ऊंचाई है वो 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम रह जाती है। बोनापन को पहली बार भारतीय संदर्भ में किसी निसक्तता में शामिल किया गया। इससे पहले निसक्त जन अधिकार कानून 1995 जो था, उसमें बोनापन को शामिल नहीं किया गया था। बोनापन नाम से कोई भी अक्षमता हमारे कानून में नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति की हाइट वयस्क होने के बाद इसलिए रखा गया है कि किशोरावस्था से लेकर, बचपन से लेकर के वयस्क होने तक माना जाता है कि आदमी का डेवलपमेंटल पीरियड है और उस पीरियड में शारीरिक अंगों का विकास होता रहता है। तो हम इसको निर्धारित करने के लिए, डिसेबिलिटी को निर्धारित करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट कितनी हुई, और अगर उसकी मैक्सिमम हाइट 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम रह जाती है, तो भारतीय कानून के अनुसार वो ड्वार्फिज्म की श्रेणी में, बोनापन की श्रेणी में आएगा। गामक अक्षमताओं में जो चौथा प्रकार रखा गया है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तात्पर्य आनुवंशिक या मांसपेशीय रोगों के उस समूह से है जो व्यक्ति के गामक पेशियों को कमजोर कर देती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रभावित व्यक्तियों के जीन में वे सूचनाएं अनुपस्थित होती हैं जिसकी आवश्यकता उन्हें स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए होती है। तो सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की लक्षण क्या है, किस तरह से हम तय कर पाएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न आपने किया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जहाँ तक बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कुछ चीज़ें तो बताता चलूँ मैं कि ये एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक विकार है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जब मांसपेशियां काम करती हैं तो उनसे कुछ विषैले पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, और उन विषैले पदार्थों का निस्तारण करने के लिए कहिए हमारे शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण होता है, डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन जो है उन विषैले पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो मरीज होता है उसमें डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए वो जेनेटिक कोडिंग जो उनका होता है उसमें पर्याप्त सूचना का अभाव होता है, और तब डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन जो है उनके शरीर में, इसीलिए देखिए आप इसका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रोफिन नाम का जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाता। इस वजह से उनकी मांसपेशियों से जो विषैले पदार्थ निकलते हैं उनका अवशोषण नहीं हो पाता, और जब वो अवशोषित नहीं हो पाते हैं तो वो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित व्यक्ति की मांसपेशियां, मतलब उसका जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, अस्थि पेशीय जो तंत्र है उसका, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, गलने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति जो है एक मांस के टुकड़े के समान हो जाता है। और इसमें और 2-3 चीज़ें बताते चलें कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है सामने जो प्रभावी रूप से इसको ठीक कर दे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर दे। हालांकि अभी चल रहे हैं रिसर्च स्टेम सेल वगैरह पे, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी ट्रीटमेंट इस पर नहीं आया है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका पता बच्चे के जन्म के साथ नहीं चलता है। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी फैमिली में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है तो फैमिली प्रीनेटल डायग्नोस्टिक में नहीं जाता कि बच्चे में ऐसा कुछ समस्या है कि नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, धीरे धीरे जो 4-5 साल 6 साल का हो जाता है तब धीरे धीरे जब उसकी
मांसपेशियों का और अस्थियों का क्षरण शुरू हो जाता है। तो चलते चलते अचानक गिर जाना, बहुत थकावट महसूस करना, शारीरिक कामों से दूर भागना, इस प्रकार के लक्षणों के बाद बहुत दिन अलग अलग ट्रीटमेंट भी चलते हैं। जब किसी से ठीक नहीं होता है तब आदमी जाता है और तब जेनेटिक टेस्टिंग से, क्रोमोसोमल एनालिसिस से ये बीमारी सामने आती है। और इसमें भी कई अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि एक टाइप है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादा गंभीर है, उसका जो मरीज है उसकी औसत आयु 20 साल 25 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और भी कई टाइप हैं, जिसमें कि एक विशेष कक्षा जो भी आगे की होगी उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। 5वीं जो श्रेणी रखी गई है हमारे निःशक्त जन अधिकार कानून में, वो अम्लीय आक्रमण से प्रभावित व्यक्ति हैं। जैसा कि आप आजकल सुन पा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि कई बार आदमी एक दूसरे से बदला लेने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अम्लीय आक्रमण कर देता है। एसिड अटैक। हाँ, सांद्र अम्ल, एसिड अटैक विक्टिम। सांद्र अम्ल उसके चेहरे पे फेंक देता है, हाथ पांव पे फेंक देता है। तो पहली बार इसको हमारे निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में, मतलब भारत में पहली बार इसको निःशक्तता या अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में काफी बड़ी है इसकी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, घटना काफी बड़ी है। अब आप सोचें कि एसिड अटैक विक्टिम जो है, चूंकि वर्तमान में काफी बड़ी है घटनाएं, एसिड अटैक का व्यक्ति का न केवल शरीर पे प्रभाव होता है, जैसे आंख में चला गया तो उसका आंख खराब हो गया, ब्लाइंडनेस का वो हो जाएगा केस। अगर उसके हड्डियों में कहीं गहरे चला गया, उसके हाथ काम करने बंद कर देंगे। इसके अलावा न केवल शारीरिक प्रभाव डालता है, वो सामाजिक प्रभाव भी डालता है। किसी व्यक्ति का चेहरा विकृत हो गया है और वो समाज में हीन भावना महसूस करता है बाहर जाने में। यही वजह है कि इसको निःशक्तता की श्रेणी में रखा गया है। और चूंकि मुख्यतः ये शरीर के चलन अंगों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको चलन संबंधी अक्षमता के अंतर्गत, शारीरिक अक्षमता की बृहद श्रेणी की उपश्रेणी चलन संबंधी अक्षमता के अंतर्गत इसको रखा गया है। जैसा कि हमने देखा, आज कुल 5 निःशक्तताएं रखी गई हैं चलन संबंधी अक्षमता की उपश्रेणी के अंतर्गत। वह पहला है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हुआ हो, ठीक हो गया हो या फिर हो रखा हो। दूसरा सेरेब्रल पाल्सी, तीसरा बोनापन या ड्वार्फिज्म, चौथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और 5वां एसिड अटैक विक्टिम या अम्लीय आक्रमण से प्रभावित व्यक्ति। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश। दोस्तों, आज हमने निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं के बारे में चर्चा की और उसमें मुख्य रूप से चलन संबंधी निःशक्तताओं के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मुख्य रूप से 5 प्रकार की चलन संबंधी अक्षमताएं होती हैं, जिसके बारे में विभिन्न प्रकार की हमने चर्चाएं की। आगे के व्याख्यानों में हम निःशक्तता संबंधित विभिन्न प्रकार की अन्य शारीरिक अक्षमताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।